हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया डीजल गाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन डीपीएफ जो कि आपके सिस्टम में लगा हुआ है, वो चोक होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कैसे लॉजिकल है डीपीएफ का इंजन को खराब करना। वाकई में इंजन खराब होता है, इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो जाता है। ऑयल में जब डीजल मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। डीपीएफ जब चोक हो जाएगा तो बड़ी बड़ी मुसीबतें लेके आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने बड़े गलत तरीके अपनाए इससे बचने के लिए। कुछ लोगों ने डीपीएफ को बाईपास कर दिया और हमारे वीडियो में भी कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं। सर बता दीजिए कैसे बाईपास किया जाता है, वो भी बता दूंगा, लेकिन वो गलत तरीके हैं। डीपीएफ जब चोक हो जाएगा, कार्बन से चोक हो जाएगा, तो वो यूरिया भी एक्स्ट्रा खर्च करवाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर एडब्ल्यू पड़ता है आपकी गाड़ी में, वो भी एक एक्स्ट्रा लगेगा। और जब एक्स्ट्रा एडब्ल्यू जाएगा तो वो भी डीपीएफ को खराब करेगा, लेकिन वो ऐसा खराब करेगा कि उसके बाद सिर्फ डीपीएफ को चेंज करना ही ऑप्शन होगा और कुछ नहीं बचता। क्योंकि जो एडब्ल्यू होता है उससे भी क्रिस्टल जमा होते हैं आपके डीपीएफ में। सही तरीका आज की वीडियो में बताऊंगा क्या होना चाहिए। मैंने इन सारी टेक्निक्स को समझा, जापानीज के साथ डिस्कस किया और आपके साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अभी देखो मेरे बैकग्राउंड में खड़ी है किया सेल्टोस। देखो ये लगा हुआ है डीपीएफ सिस्टम। इसमें एक डोजर होता है जो एडब्ल्यू को इंजेक्ट कराता है। अंदर कार्बन का डिपॉजिट होता है और वो कार्बन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन कार्बन के साथ साथ ऐश आती है। अब इस सारी चीज़ों का जो डिपॉजिट होता है वो हमारे डीपीएफ को चोक करता है। अब देखो गलत तरीके क्या हैं, लोगों ने इन चीज़ों को खेल समझ लिया, मजाक समझ लिया। अनएजुकेटेड लोग क्या करते हैं, जिनको केमिकल का रिएक्शन नहीं पता। हर केमिकल का एक मेटल के साथ अलग रिएक्शन होता है। जैसे कि आप एल्यूमिनियम में अगर आप डालते हो सल्फर तो उसका रिएक्शन अलग होगा। एल्युमिनियम में आप अगर सिट्रिक एसिड डालते हो तो उसका रिएक्शन अलग होगा। और रिएक्शन करने के बाद कुछ एसिड मेटल्स को ही खा जाते हैं। बहुत महंगे मेटल्स हैं जो आपके डीपीएफ के अंदर लगे हैं, लोगों ने ख़राब कर लिए ना समझी में, किसी की गलत एडवाइस में। मुझे लगता है उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। महंगी चीज़ों को ख़राब करने के लिए ऐसा किसी को एडवाइस नहीं करना चाहिए। आपने देखा वीडियोज़ में गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, सारा फॉल्ट कोड भी चला गया, सूट मास घट के इतना हो गया, लेकिन क्या आपने देखा कि वो गाड़ी चलने के बाद जब उसमें रीजनरेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, रीजनरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उस डीपीएफ के अंदर 600 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। उस टेम्परेचर को बेयर करने लायक वो मेटल्स नहीं बचे। नतीजा क्या हुआ, कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो खराब हो गए। या फिर कुछ दिन खड़ी रही गाड़ी, वो अपने आप उसके अंदर से कुछ अलग आवाज़ें आने लग गई। या फिर किसी को पता नहीं चला, चेक इंजन लाइट तो आ रही थी, आप पॉल्यूशन टेस्ट कराने गए तो पता लगा पॉल्यूशन फेल हो गई गाड़ी। तो कभी भी इस तरह से नहीं करना। अगर डीजल गाड़ी आपके पास है तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन है। कैसे करना है क्लीन, वो मैं बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। देखो डीपीएफ को क्लीन करने के लिए एक तो महंगी महंगी मशीनें भी आती हैं जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन प्रोसेस क्या होता है, आखिर डीपीएफ को कैसे क्लीन किया जाता है। डीपीएफ के अंदर जो डिपॉजिट होता है सूट मास, जो कार्बन, उसको ऐसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। उसको सर्फ से, शैम्पू से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ एसिड हैं जिससे वो डाइल्यूट किया जा सकता है, लेकिन वो एसिड आपके स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं, हनीकॉम्ब को ख़राब करते हैं, आपके डीपीएफ को ख़राब करते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डीपली समझा। कुरिया-सन फ्रॉम जापान आज मेरे पास आए हैं, आपको भी समझाएंगे कैसे होता है ये सारा रीजनरेशन का सिस्टम। हेलो सर, वेलकम टू माई चैनल। केम सन, वेलकम टू माई चैनल। अब देखो क्या होता है, ये सूट मास है, ये कार्बन जो डीपीएफ के अंदर जमा होता है। देखो एक सैंपल के लिए ये लेके आए हैं और ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसमें। और सूट मास के बाद एक आइटम और होता है ऐश, जो डीपीएफ के अंदर होता है, जो निकल नहीं पाती। देखो जी, इस ऐश को डाइल्यूट करना बहुत टेढ़ी कीर है। उसके लिए स्पेशल केमिकल्स हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं। ये जापानी टेक्नोलॉजी और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया है हमारे सुनील सर ने। नमस्कार। उनका तो तहे दिल से आभार है ही, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बताने के लिए और मुझे भी इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा सुनील सर का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी देखो ये कार्बन हो गया, ये हो गई ऐश। ऐश जो होता है डीपीएफ में वो घुल नहीं पाता, निकल नहीं पाता। अभी कुरिता-सन ये करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे ये करते हैं। So number one for soot detergent. Chemical reaction how? अभी देखो ये RM वर्ड डाला है इन्होंने और ये सूट मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये डाइल्यूट हो रहा है इसके साथ। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको सोक करने के लिए। Am I right? Yes, at least 15 minutes recommend. ऑलमोस्ट 15 मिनट। Yeah. हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं आपको कि कैसे डाइल्यूट होता है। देखो शुरू भी हो गया होगा इसमें कलर चेंज होना। 50 मिनट वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इसमें डालते हैं ये जो ऐश है, ये ही बड़ा मेन चीज़ है, इसको निकालना बहुत टिपिकल होता है। अब देखो ये ऐश ना पानी से घुल सकती है
ना ही ये आपके शैम्पू से, ना ही डिटर्जेंट से। ये हमने रखा है पानी, मीजू का ना, Mizu. मीजू वाटर, ये सादा पानी है। इसको ऐश को धोने की कोशिश करेंगे कि ये धुल जाती है क्या। और अब हम करेंगे तीसरा काम, जो हमारा DPF क्लीनर RM2 है। Number 2 for ash. ये नंबर 2 स्पेशली ऐश को डाइल्यूट करने के लिए है। अब इधर देखो आप पानी के साथ, और इधर देखो ये RM2 के साथ। अब ये देखो रिएक्ट करना शुरू कर गया और ये डाइल्यूट भी हो रहा है। उधर कार्बन भी डाइल्यूट हो रहा है, जो कि सूट मास था डीजल से जला हुआ। अभी देखो इन सारी चीज़ों को समझने में मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया। आखिर क्यों ज़रूरी है इन चीज़ों को, इन प्रोसेस को करना। ये सूट मास, आपको लग रहा है कि सिर्फ सूट मास ही प्रॉब्लम है, इसको निकाल देंगे चला जाएगा, लेकिन नहीं। इसकी जो डिज़ाइन होती है कैटालिटिक कन्वर्टर से काफ़ी अलग होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर स्टेट होता था, जबकि DPF के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं वो जिगजैग पैटर्न्स होते हैं। उनमें आप प्रेशर से हवा डाल के या प्रेशर से पानी मार के आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, जबकि और ख़राब कर सकते हो। अब इससे पहले देखो मुझे पूरे सारी चीज़ें इन्होंने समझाई क्यों ये ऐश खतरनाक है। ये ऐश कहाँ जाती है, आगे जाके इस ब्लॉकेज करती है। सपोज ये DPF का ये लाइन्स हैं, DPF, इससे पहले DOC होता है। मैं आपको एक एनिमेशन लगा के समझा दूंगा। अब इस लाइन में पहले जब ऐश आ जाएगी तो क्या होगा, ये कार्बन सूट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कई सारी गाड़ियों में ऐसी दिक्कत है, यार साफ करवाते हैं कार्बन सूट फिर बढ़ता है। रीजनरेशन बार बार होता है, रीजनरेशन बार बार होता है। और याद रखना जितनी बार रीजनरेशन होगा, ये जो यूरिया के क्रिस्टल्स हैं ये DPF को और खराब कर देंगे। आपको लग रहा है ना कि हम एडब्ल्यू डाल रहे हैं, वो एडब्ल्यू हमारे इसको साफ कर रहा है, नहीं। एडब्ल्यू जितना ज़रूरी है उतना ही जलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जल रहा है तो भी आपका DPF खराब हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल उसके आगे जमा हो जाएंगे। जब क्रिस्टल जमा हो जाएंगे तो फिर आपका DPF खराब हो गया। बार बार रीजनरेशन करना गाड़ी का खतरनाक है। बार बार आपको फोर्स कराना पड़ता है। देखो 3 टाइप के रीजनरेशन होते हैं। पहला होता है एक पैसिव रीजनरेशन, दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव तो आपको पता भी नहीं चलता, अपने आप ही रीजनरेशन गाड़ी करने लग जाती है। एक्टिव होता है कि जब पता चलता है DPF की लाइट आ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक्टिव हो रहा है। यानी कि एक्टिव तक भी नौबत नहीं आनी चाहिए। और आज तो हमारे इंडिया में तो नौबत किन चीज़ों की आती है, फोर्स रीजनरेशन की। फोर्स लोग लगा के स्कैनर से रीजनरेशन कर रहे हैं लगातार। जितना ज़्यादा आप रीजनरेशन कर रहे हो उतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हो आने वाले समय के लिए। अभी तो गाड़ी आपकी वारंटी में है, 1 साल 2 साल, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, आगे आने दो समय, तब पता चलेगा। रिकमेंडेशन क्या है, ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स से आपको उसको रिमूव करके, खोल के और तब साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिस्टल बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ। जो क्रिस्टल बनते हैं एडब्ल्यू से, एडब्ल्यू खुद अपने आप में जलने के बाद अपने रेसिड्यूज छोड़ता है, और वो रेसिड्यूज एक क्रिस्टल फॉर्म ले लेते हैं, जिनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, जिनको हटाया नहीं जा सकता, जिनको घुलाया नहीं जा सकता। जितने ज़्यादा क्रिस्टल्स उतनी बड़ी मुसीबत। अब इतनी देर जब समझने के बाद तब मुझको समझ में आया कि हाँ, एक्चुअल अगर आप तरीके से चलोगे तभी काम कर पाओगे। अभी देखो इतना टाइम हो गया है, ये कार्बन का देख लो आप, ये सूट मास था, ये कलर चेंज होता हुआ दिख गया। अभी 5 मिनट हुए, थोड़ी देर और वेट करेंगे। और जो ऐश थी, जो कि हमारे लिए मुसीबत थी, ये देखो कैसे घुल रही है। अभी कुछ लोग इंतज़ार में बैठे थे कि वो बाईपास वाला सिस्टम बता दें। देखो जी, DPF का बाईपास होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन FIR भी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। इलीगल है हमारे यहाँ बाईपास करना। अगर आप बाईपास कर लोगे तो कितने दिन चला लोगे। हाँ, माना कि अभी हमारे इंडिया में वो सिस्टम नहीं है जो चेक कर पाएँ कि कितना पॉल्यूशन गाड़ी दे रही है। BS6 गाड़ी का एक्चुअल में अभी पैरामीटर से पूरा बराबर बाहर नहीं आया। मैं कोर्ट गया था इसके लिए, पॉल्यूशन के लिए, आपको याद होगा। कोर्ट में मुझे बताया गया कि साहब अभी तो वो मशीनें डेवलप नहीं हो पाई जो उसको जाँच कर पाएँ। उस चीज़ का लोग फिलहाल अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, DPF को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, इधर प्रेशर का, जो प्रेशर के पैरामीटर्स नापने के लिए दोनों तरफ मीटर लगे हैं, उनका डेटा बिगड़ा। क्या किया गया, ECU के साथ छेड़छाड़ की गई, ECU के अंदर सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए। ठीक है, अब वो BS6 वाले जितने भी सेंसर है उन्हें किसी को कमांड ही नहीं देगा, ना वो डोजर को कमांड देगा, ना प्रेशर सेंसर से वो डेटा लेगा, किसी से उसका कोई लेन देन नहीं। वो तो चुपचाप अपना निकलने देगा। हाँ, प्रेशर वहाँ पे डेवलप ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसके लिए वो DPF को तोड़ देते हैं। वो एक बड़ा नुकसान है आपके लिए। एक तो इन फ्यूचर आपकी गाड़ी कभी बिकेगी नहीं। अगर कहीं किसी ने पकड़ लिया, कहीं आपके जांच में आ गया, तो भाई साहब जमानत नहीं है इस चीज़ पे, बहुत बुरे नपोगे। प्लीज़ कभी भी ऐसा मत करना। देखो, अपने देश के नियम के खिलाफ जाना अपने देश से गद्दारी है। दुनिया यहीं रहेगी, पॉल्यूशन भरेगा, आपके लिए ही होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए ही की जा रही हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए की जा रही हैं। तो बाईपास सोल्यूशन नहीं है। 15 मिनट करीब हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका क्या है। ये देखो आप, पहले जो हमने पहला अपना डाला था, ये RM1, ये डाइल्यूट हो गया। हाथ लगा सकता हूँ, ये देखो आप, ये काजल की तरह हो गया, ये धुल के निकल जाएगा। ये पानी के साथ थी ऐश, ये वहीं की वहीं है।
इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, पानी सरफ शैम्पू कुछ नहीं बिगाड़ते। ये था हमारा ऐश क्लीनर RM2। इसने क्या किया, ऐश को डाइल्यूट किया। ये देखो, ये मेरे हाथ पे आ गई, एक तरफ ऐश और एक ये, समझ रहे हो। और ये ऐश बनती है आपके इंजन ऑयल के एडिटिव्स के जलने की वजह से। थोड़ा बहुत इंजन ऑयल भी जाता है कंबशन में, सबको मालूम है। अब उसके अंदर जो एडिटिव्स होते हैं वो बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। और एक चीज़ और, गाड़ी के अंदर रीजनरेशन बार बार हो रहा है तो उसको खोल के प्रॉपर ज़रूर क्लीन करा लीजिए। जैसे आप सर्विस कराते हो, एक सर्विस स्किप करके दूसरी सर्विस में DPF को खोलिए, इन क्लीनर्स के साथ पूरा उसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करा लीजिए। इससे होगा क्या, दो बड़े फ़ायदे होंगे। जितनी इसकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट इसकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इसकी कॉस्ट होगी वो आप बचा जाओगे अपने एडब्लू में। एक तो एडब्लू की जो खपत बढ़ गई थी अनदेखे में, वो एडब्लू की खपत कम हो जाएगी। दूसरा, आपके DPF की लाइफ बढ़ जाएगी। लाइफ कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब फॉर्म होती जाती है ना, तो एक एंड में आके फिर वो ख़त्म ही हो जाता है, तो वो ख़त्म होने से बचाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, आप माइलेज में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करोगे। आप देखना डीजल बचने लगा है। पहले जहाँ पे आपको 4000 रुपये का डीजल लगता था, सेम उसी डिस्टेंस पे आपको 3500 का लगना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप 40 वाला एग्जाम्पल पिछले वाले में समझे हो वीडियो में तो समझ पाओगे। पीछे से रास्ता जब बंद कर दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रेशर लगाएगा इंजन पे, लोड पड़ेगा। और लोड पड़ेगा तो एनर्जी कहाँ से लाएगा, तेल एनर्जी देगा ना, इंजेक्टर्स पे लोड पड़ेगा, एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है। तो इससे फ्यूल भी बचता है, एडब्ल्यू भी बचता है, इंजन की लाइफ भी बढ़ती है, DPF की लाइफ भी बढ़ती है। देखो मैंने इसको फिंगर से टच किया, इसको फिंगर से टच नहीं करना, स्किन के लिए हार्मफुल है, इससे नुकसान हो सकता है। मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, बाई मिस्टेक मैंने किया है ऐसा। आपको क्या करना है, इस टाइप के ग्लव्स आते हैं साथ में, इसको लेना है। पानी से इसको वॉश किया मैंने, ये पूरा काला हो गया, यानी कि ये डाइल्यूट होकर इस तरह से घोल के निकाल सकता है। बाकी कार्बन किसी चीज़ों से घुलता नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, अरे हमने तो देखा है बड़ा काला काला निकलता है, बड़ा काला काला निकलता है, क्या होता है, वो भी समझा देता हूँ। एक्चुअल में कार्बन को डाइल्यूट करने का प्रोसेस अलग है, लेकिन कार्बन कहीं रखा हुआ है, टूट के कहीं गिर जाएगा, झड़ जाएगा, तो आपको वो काला ही दिखेगा भाई साहब, वो काला होती है। लेकिन डाइल्यूट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको भी फिंगर पे दिखाया था, बिल्कुल काजल बन जाना, उसको कहते हैं डाइल्यूशन। तो इसके लिए वो कंफ्यूज मत होना कि काला काला दिख रहा था मतलब निकल गया। काला काला दिख रहा था मतलब टूट के झड़ के बाहर भी गिर सकता है, वो वैसे भी गिर सकता है बिना किसी पानी के भी। क्योंकि जब ये फॉर्म होता है DPF के अंदर तो हनीकॉम्ब टाइप स्टाइल में इसे फॉर्म होता है, वो टूट झड़ के गिर सकता है, पॉसिबल है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करके बाहर निकालना, बिल्कुल साफ करना, वो एक अलग प्रोसेस है जो इसके साथ होता है। अब ये जो पूरी XRS की किट है, जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जापान में पूरी R&D हुई है और यहाँ पे इसको सुनील सर लेके आए हैं, ठीक है। ये मार्केट में अवेलेबल है। MRP इसकी 4999 रुपये की MRP है, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट पे ये लोग दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो और खुद समझ सकते हो आखिर ये कैसे काम करता है और क्यों आपको इसको यूज़ करना चाहिए। और देखो इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स इससे पैसे बर्बाद ना कर दें, ये भी ध्यान रखना। कभी इसको ले लें और लेने के बाद बोले आधा मैं बोतल बचा लूँगा, 2 साफ़ कर लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। एक कैटेलिटिक कन्वर्टर पैसेंजर कार का अगर साफ़ करना है तो आपको एक RM1, एक RM2 और एक ये RM3 जो कि कंडीशनर है, एक तरह से आप कह सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये एक चाहिए ही चाहिए, इसमें से बचाना नहीं। और बड़े कमर्शियल व्हीकल हैं, अगर ट्रक वाले यूज़ कर रहे हैं तो ये 2 किट लेंगे, 2 किट लेंगे ट्रक में, तब वो यूज़फुल होगा। यूज़ करने का जो पूरा मेथड है, मैं एक बार अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इसकी कि कैसे करते हैं, प्रॉपर DPF को क्लीन करके दिखा दूंगा। आप कमेंट में लिखोगे तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये पूरा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप तीनों के सेम है, यहाँ पे लगा दूंगा, आप एक बार वो देख लेना। लेकिन ये स्पेशली मैकेनिक्स के लिए होगा, कैसे करना है। और हाँ, एक चीज़ आप भी ध्यान रखो, गाड़ी आपके, पैसे आपके बर्बाद हो रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। कोई इसके उल्टा और सीधा करता है तो आप बता सकते हो कि नहीं जी इसको ऐसा ही करना है। और मैं हर किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता जब तक मुझे उस पर ट्रस्ट ना हो जाए। काफ़ी समय से मैं इसके बारे में जानता था, बात हुई थी, लेकिन अब इन सारी चीज़ों को देख के अपने सामने जब मैंने देखा तब मेरा ट्रस्ट इस पर बना। और मैं आपको भी कहूँगा, अगर डीजल गाड़ी रखी है और चाहते हैं लंबे समय तक मज़े लेना तो ज़रूर इसको 2-3 महीने में एक बार खोल के ज़रूर साफ़ कर लेना। चलने के ऊपर है कितनी आपकी गाड़ी ड्राइव हो जाती है, कितना चला लेते हो। जैसे कि आप मेजर सर्विस कराते हो, जैसे आप कूलेंट फ्लश कराते हो, वैसे ही एक ये भी समझ लेना कि DPF को भी ऐसे ही क्लीन कराना पड़ेगा, तभी डीजल गाड़ी को मेंटेन कर पाओगे। बाईपास करना कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई बेवकूफ़ी आपके काम आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसाएगी। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना ही रखना चाहिए। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको समझा दी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है,
बाकी मैंने इसको बहुत तसल्ली से समझा है। आगे वाली वीडियोस में आपको DPF के रीजनरेशन के और भी अलग अलग चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो सब बताऊंगा। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।